हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर नंबर 1 में जो फर्दर डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज कंट्रोल है। तो डिजीज कंट्रोल क्या होती है हमारे पास? द टर्म डिजीज कंट्रोल डिस्क्राइब्स ऑपरेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग the incidence of disease, the duration of disease, and consequently the risk of transmission, the effects of infection including both the physical and psychological complications, the financial burden to the community। तो डिजीज़ कंट्रोल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ को रिड्यूस कर रहे होते हैं कि जो नए केसेस आ रहे हैं डिजीज़ को उनको हम कम कर सकें। जो ड्यूरेशन है डिजीज़ की उसको कम कर रहे होते हैं और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को कम कर रहे होते हैं। जो हमारे पास अफेक्ट्स आते हैं इन्फेक्शन की वजह से, जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको कम कर रहे होते हैं। और जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा होता है कम्युनिटी पे, जो मतलब डिजीज़ का खर्चा आ रहा होता है कम्युनिटी पे, उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं डिजीज़ कंट्रोल में। In disease control, the disease agent is permitted to persist in the community at a level where it ceases to be a public health problem। डिजीज कंट्रोल में हमारे पास जो डिजीज एजेंट होता है वो कम्युनिटी में ही होता है और वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है। तो फिर हम डिजीज कंट्रोल में क्या करते हैं, उस एजेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। डिजीज एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट इज़ अ रीजनल प्रोसेस। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। एग्जाम्पल, एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड पोलियो फ्रॉम अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। डिजीज एलिमिनेशन हमारे पास एक रीजनल प्रोसेस है, मतलब ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड एलिमिनेशन नहीं होती किसी डिजीज की, मतलब ये एक रीजन में होती है एलिमिनेशन डिजीज की। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन है डिजीज की उसको इंटरप्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मीजल्स और पोलियो जो है वो हमारे पास लार्ज जियोग्राफिकल एरिया से एलिमिनेट हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये एलिमिनेट नहीं हुए हैं। डिजीज एरेडिकेशन क्या है हमारे पास? इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म। इट मीन्स टेयर आउट बाय रूट्स। डिजीज को जड़ से उखाड़ देना, मतलब कि डिजीज को हमेशा के लिए खत्म कर देना, वर्ल्ड वाइड खत्म कर देना। एरेडिकेशन ऑफ डिजीज इम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। द वर्ड एरेडिकेशन इज रिवर्स्ड फॉर सीजेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड। एरेडिकेशन ऑफ डिजीज में क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन हो रही है इन्फेक्शन को उसको खत्म कर देना और जो इन्फेक्शियस एजेंट जो कर रहा है उसको भी खत्म कर देना, मतलब ये दोनों चीजें इसमें खत्म कर देना ताकि डिजीज हो ही ना इन्फेक्शियस एजेंट हो, ना वो ट्रांसमिट कर सके डिजीज को। तो वर्ड एरेडिकेशन क्या है कि हमारे पास इन्फेक्शन को खत्म कर देना और डिजीज को खत्म कर देना पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से। द ओनली एरेडिकेटेड डिजीज इज स्मॉल पॉक्स। वर्ल्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO ऑन 8/5/80। तो हमारे पास जो एक ओनली इरेडिकेटेड डिजीज है वो क्या है, सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही इरेडिकेट हुई है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड जो है वो हमारे पास स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ था? बाय WHO 8/5/80 में हुआ था। अब हमारे पास क्या है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। एक डिजीज है उसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या है तो उसको पढ़ते हैं। डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैन, होस्ट एंड एजेंट और कॉज ऑफ डिजीज एंड एनवायरमेंट। डिजीज किस तरह होती है हमारे पास? डिजीज होने के लिए एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, इसमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। मैन चाहिए होता है, एजेंट चाहिए होता है और एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इन सारी चीजों का फिर इंटरेक्शन होता है और फिर डिजीज होती है। मैन मतलब होस्ट, एजेंट मतलब जो कॉज ऑफ डिजीज है, जो डिजीज होस्ट में करवा रहा है, और एनवायरनमेंट। इन तीनों चीजों का इंटरेक्शन होता है तो फिर डिजीज होती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज इज द वे डिजीज इज गोइंग टू अनफोल्ड इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है कि डिजीज किस तरह खुद को अनफोल्ड करती है अगर हम कोई ट्रीटमेंट ना करें, कोई प्रिवेंशन ना करें। तो डिजीज का वे क्या होता है खुद को अनफोल्ड करने का, तो फिर वो क्या है, हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री है। नेचुरल हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। नेचुरल हिस्ट्री के हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। नंबर 1 फेज क्या है, प्री पैथोजेनेसिस फेज। इसमें क्या होता है हमारे पास, दिस इज पीरियड प्रिलिमिनरी टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। ये वो पीरियड है, अभी हमारे पास जो है वो ऑनसेट नहीं हुआ डिजीज का, उससे पहले वाला जो पीरियड है, मतलब अभी डिजीज नहीं हुई है उससे पहले वाला जो पीरियड है वो प्री पैथोजेनेसिस फेज है। फॉर अ डिजीज टू अकर 3 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब एक डिजीज होने के लिए 3 फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं। एजेंट चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है, फिर ही डिजीज हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डिजीज इज नॉट गोइंग टू अकर। अगर इन तीनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो डिजीज नहीं होगी। दिस इज नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल ट्रायड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल या इकोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं। ड्यूरिंग प्री पैथोजेनेसिस फेज मैन इज नॉट इन्वॉल्व बट ही इज एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिजीज।
प्री पैथोजेनेसिस फेज में मैन अभी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो रिस्क पे होता है कि उसको डिजीज हो सकती है, मतलब वो एक्सपोज होता है टू रिस्क ऑफ डिजीज। वी आर इन प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ मेनी डिजीजेस, एग्जांपल टाइफॉइड, फीवर, हेपेटाइटिस एंड एक्सीडेंट्स। हम जो है वो बहुत सारे डिजीजेस के प्री पैथोजेनेसिस फेज में होते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, फीवर है, हेपेटाइटिस है, एक्सीडेंट्स है। हम इन सारी डिजीज के प्री पैथोजेनेसिस फेज में तो होते हैं, मतलब एक्सपोज तो होते हैं डिजीज से, लेकिन इस फेज में क्या होता है कि ये डिजीज होती नहीं है हमें, सिर्फ हम एक्सपोज होते हैं इनसे, मतलब रिस्क पे होते हैं कि हो सकती हैं ये हमें आगे। ड्यूरिंग दिस फेज these three factors are present but in isolation forms। इस फेज में ये तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट, लेकिन आइसोलेशन फॉर्म में होते हैं, अभी इनकी इंटरेक्शन नहीं होती। When these start interacting with each other, man moves into the pathogenesis phase। जब ये तीनों फैक्टर्स इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर मैन क्या आ जाता है, पैथोजेनेसिस फेज में आ जाता है। नंबर 2 फेज क्या है, पैथोजेनेसिस फेज। तो इसमें क्या है, दिस फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू द सस्पेक्टेबल ह्यूमन होस्ट। पैथोजेनेसिस फेज क्या है, हमारे पास जब जो डिजीज एजेंट है उसकी एंट्री हो जाए सस्पेक्टेबल ह्यूमन होस्ट में, तो फिर ये फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास फिगर 1.1 है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायड है, इसमें हमारे पास इस तरफ होस्ट है, इस तरफ एजेंट है, इस तरफ एनवायरनमेंट है। ये तीनों चीजें जब इंटरेक्ट करती हैं तो डिजीज होती है। अब हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है हमारे पास, जब हमारे पास जो डिजीज एजेंट है उसकी एंट्री हो होस्ट में और फिर जब साइंस और सिम्टम्स अपेयर हो, तो इन दोनों चीज़ों के बीच में जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब जो एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट के बाद जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अ पेशेंट ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड में बी अपैरेंटली हेल्दी बट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर गोइंग ऑन विच आर सब क्लिनिकल। तो जो पेशेंट होता है वो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड वो अपैरेंटली हेल्दी होता है, मतलब वो उसको साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, वो हेल्दी लग रहा होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो चल रहे होते हैं उसकी बॉडी में, जो कि नज़र नहीं आते इंक्यूबेशन पीरियड में, जो कि सब क्लिनिकल होते हैं, अभी साइंस और सिम्टम्स नहीं आते। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड साइंस एंड सिम्टम्स बिगिन टू अपीयर। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद साइंस और सिम्टम्स जो है वो अपेयर होते हैं। इन द बिगिनिंग दी साइंस एंड सिम्टम्स आर स्लाइट। शुरुआत में क्या होता है कि ये साइंस और सिम्टम्स जो है वो थोड़े से होते हैं। As time passes, these become severe and more clear cut and diagnosis can be made। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो सीवियर होते हैं और क्लियर कट होते हैं, मतलब डायग्नोसिस बना सकते हैं फिर हम कि कौन सी डिजीज़ है उस बंदे को। द एंड रिजल्ट ऑफ डिजीज़ प्रोसेस में भी, तो जो हमारे पास एंड रिजल्ट फिर क्या होता है डिजीज़ का, या तो कंप्लीट रिकवरी हो सकती है, मतलब जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, या फिर वो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है, या फिर उसको कोई क्रोनिसिटी हो सकती है, कोई क्रोनिक डिजीज़ फिर उसको हो सकती है, या फिर उसको डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। इन मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन and injects sporozoites into him, then after incubation period symptoms like rigors and fever appear and patient enters into clinical phase। This period is known as clinical horizon। In many chronic diseases agent host environment interactions are not well understood। तो मलेरिया में क्या होता है कि जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को और अपने स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करता है उसमें, तो क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो है वो सिम्टम्स आते हैं, राइगर्स और फीवर होता है और पेशेंट जो है वो क्लिनिकल फेज में होता है। तो इस पीरियड को फिर हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल होराइजन। मतलब इस पीरियड में क्या है, सिम्टम्स आ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, सिम्टम्स नहीं आते, जो कि हमारे पास सब क्लिनिकल फेज होता है। बहुत सारी हमारे पास जो क्रोनिक डिजीज हैं उनमें हमारे पास जो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।